और आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर धुआं उठ रहा है युद्ध का। तेहरान की सड़कों से गूंज रही है खबर कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। आज तड़के इजराइल ने एक साथ कई हमले किए। सैन्य ठिकाने, न्यूक्लियर लैब्स, तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन सब निशाने पर थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान पर ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान से इजराइल के अस्तित्व को खतरा है। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने पलटवार किया है। इजराइल को खामियाजा भुगतना होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया एक बार फिर एक और युद्ध के संकट के मुहाने पर खड़ी है। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं लौट रहा हूँ खास मेहमानों के साथ। समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ईरान और इजराइल के बीच में ये जो स्ट्राइक्स की शुरुआत हुई है, क्योंकि अब ईरान ने भी पलटवार कर दिया है, तो अब बात आगे कहाँ तक जाएगी और भारत के लिए इसमें क्या कुछ है। खास मेहमान होंगे। पहले ये रिपोर्ट। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। शुक्रवार तड़के इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया और उसके निशाने पर थे ईरान के परमाणु प्लांट, परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य ठिकाने। इजराइल का ये हमला इतना सटीक था कि ईरान को भनक भी नहीं लगी और इजराइल उस पर तबाही बनकर टूट पड़ा। ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं और कुछ इमारतों से धुआं उठता देखा गया। इजराइल के अटैक से घबराए ईरान ने तेहरान में एयर स्पेस को बंद कर दिया और ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी, परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फ्रेयदौन अब्बासी की भी मौत की खबर है। हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि हमने ईरान के परमाणु साइट पर हमला किया है। यह अभियान तब तक चलेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा खत्म नहीं हो जाता। ये इजराइल के अस्तित्व की रक्षा के लिए है। We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. इजराइल के अटैक से ईरान की रक्षा और परमाणु कमान को गहरा झटका लगा है। उसके सैन्य और परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की उम्मीद है। इजरायली हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह हमला केवल हमारी धरती पर नहीं, हमारी आत्मा पर है, जिसका खामियाजा इजराइल को भुगतना होगा। अब सवाल उठता है कि इजराइल के हमले के बाद ईरान की चुप्पी अब कितनी देर तक रहेगी। क्या जवाब आएगा, कैसे आएगा और कब आएगा, जिसे लेकर दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें अलर्ट मोड में हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर वॉशिंगटन, मॉस्को तक हर टेबल पर एक ही फाइल खुली है, वॉर रिस्क। अगर ये तनाव बड़े युद्ध का रूप लेता है तो सिर्फ इजराइल और ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक बाजारों तक पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अशोक सज्जनहार सर का। पूर्व राजनयिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर सज्जनहार, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल कुलकर्णी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा सर, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनेजा सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। सबसे पहले एम्बेसडर सज्जनहार सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है सर मिडल ईस्ट में, इजराइल एंड ईरान के बीच में, वहाँ से पलटवार की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन ईरान के मिसाइल हमलों के बीच इजराइल अपनी जो लेयर डिफेंस शील्ड है उसके भरोसे में बेफिक्र बैठा हुआ ऐसा लग रहा है। बट ये कहाँ तक जाएगा सर? ये लिमिटेड स्ट्राइक्स हैं, दोनों बस इसी तरह से एक दूसरे पर स्ट्राइक करके अभी खामोश हो जाएंगे या आहट कुछ बड़ी है? धन्यवाद दीपक जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, जो जब तक ईरान से खतरा नहीं टल जाता है
जो उसने जो कहा है, जो इजराइल को एकदम ध्वस्त कर देगा, एकदम नक्शे से हटा देगा, जब तक वो खतरा नहीं टल जाता है तब तक ये जो स्ट्राइक्स हैं उनके ऊपर चलती रहेंगी। तो बेसिकली जो उनको अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगता है वो तो उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स वो कर रहे हैं, एनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम का, उससे मेरे विचार से उनको ये लगता है जो उनके लिए एक अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। और इसीलिए मैं समझता हूं अगर उनका जो सभी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स है, उन्होंने हमला जो किया है नातांज पर किया है, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल जो वहां पर उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसके ऊपर किया है, जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मारा है, और जो उनकी मिलिट्री हैं पासदारान हैं उनके विरुद्ध उन्होंने हमले किए हैं, उनके जो टॉप कमांडर्स हैं उनको उन्होंने मारा है आज। तो मैं समझता हूं जो देखिए इसके पोटेंशियल तो बहुत है इसको बढ़ने का। वो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक सकते हैं, वहां से करीब 20-22% तेल बाहर निकलता है, उससे अगर होता है तो पूरी दुनिया को बहुत इसका नुकसान होने वाला है। मैं समझता हूं जब तक देखिए अभी जो युद्ध चल रहे हैं रूस और यूक्रेन का 2022 फरवरी में शुरू हुआ, वहीं पर सीमित है। उसकी भी बहुत ऐसी आशंका थी जो और बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, और भी देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। नहीं हुए, 3.5 साल हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच में भी 8 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, 8 अक्टूबर से उन्होंने हमला कर दिया है, तो उसका भी करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया है, परंतु वो भी वहां पर सीमित है काफी हद तक। हूती हालांकि वहां पर फायर कर रहे हैं, इधर से हिजबुल्ला भी आ गए हैं वगैरह वगैरह, परंतु वो भी इतना विस्तृत नहीं हुआ है। तो मैं ये सोचता हूं जो साथ के जो देश हैं, जो खाड़ी के देश हैं, वो तो इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। मेरे विचार से उनको अमेरिका ने जरूर ब्रीफ कर दिया होगा जो इजराइल की तरफ से हमला होने वाला है। और हालांकि अभी हाल में कुछ संबंध सऊदी अरेबिया, यूएई के ईरान से अच्छे संबंध हुए हों, थोड़ी सी पहल इसमें हुई है, परंतु फिर भी ये देखना है ईरान एक शिया देश है और सब जो देश हैं वो ज्यादातर सुन्नी देश हैं। हालांकि इराक और बहरीन में थोड़ी सी शिया पॉपुलेशन भी है। तो मैं समझता हूं जो आशंका तो है, डर तो है, रिस्क है, थ्रेट है, डेंजर है, बहुत है बढ़ने का। परंतु फिर भी अगर गुड सेंस प्रिवेल करेगी तो अगर ये यहीं पर सीमित रहता है तो उसकी भी हम आशा कर सकते हैं। मैं यहीं से सर, आप ही की बात आपने जहां पर ख़त्म की है उसी को मैं जनरल कुलकर्णी के पास लेकर के चल रहा हूं। अगर इस युद्ध को या ये जो स्ट्राइक्स हैं या इनको सर, इस एस्केलेशन को अगर यहीं पे थामना है जनरल कुलकर्णी सर, तो अब गेंद किसके पाले में है? ईरान को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ठीक है अब उनको जितना डिटरेंस देना था दे दिया, अब हो गया, या फिर ईरान को ये सोचना पड़ेगा, और जैसा ट्रंप ने आज वार्निंग दी है कि आप न्यूक्लियर डील पर आ जाइए इससे पहले कि कुछ ना बचे, बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट, ये उन्होंने कहा है। तो आपको क्या लगता है सर, क्या सूरतें होंगी कि हम ये एस्केलेशन खत्म होता हुआ देखें? धन्यवाद दीपक। मैं एम्बेसडर साहब के उनके जो व्यू पॉइंट है उनसे काफी कुछ सहमत हूँ। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इजराइल का हमला ईरान पे आने वाला था, इसमें किसी को भी शक नहीं था। ट्रंप ने पहले बताया, प्लस ईरान को भी मालूम था कि हमला हुआ है, और इससे पहले भी ईरान के ऊपर हमला हुआ है, प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2, और ये अब उनका जो है वो प्रॉमिस 3 है, राइजिंग लायन ऑपरेशन इजराइल का है। आश्चर्य इस बात का है कि मैंने कम से कम अपने रिसेंट मिलिट्री हिस्ट्री में नहीं देखा कोई देश टोटल पैरालिसिस, मतलब ईरान मैं कह सकता हूँ टोटल पैरालिसिस ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप, ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, ऑफ द इंटेलिजेंस, ऑफ द न्यूक्लियर स्पेस, सब कुछ तमाम, मतलब सवाल ऐसा देश जो 75 टाइम्स लार्जर देन इजराइल, पॉपुलेशन में 10% ऑफ द इरानियन पॉपुलेशन, जीडीपी में इजराइल से ज्यादा, इतना बड़ा देश
इतना सब कुछ उनके पास, एक पुरानी सभ्यता पहले के लिए इतने सालों से 1979 से लगे हुए हैं, 2000 के बाद तो थ्रूआउट न्यूक्लियर में 1981 में जब इजराइल ने इराक का हमला किया था, बगदाद के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक किया, जो उनकी फैसिलिटीज थी, तब से उन्हें मालूम है। लगातार ईरान ये कह रहे हैं कि हम, और खासकर खामेनी साहब, इनसे पहले खोमेनी साहब, ये बार बार लगे हुए हैं कि हम इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। इजराइल हमले कर रहा है, इनको शक नहीं है। इजराइल ने जिस प्रकार से हमास के ऊपर हमले किए वो भी उन्हें मालूम है, जिस प्रकार से हिजबुल्लाह को लीडरशिप को पूरा खत्म किया वो भी उन्हें मालूम है, हुजी क्या कर पा रहा है वो भी उन्हें मालूम। इसके बावजूद भी जिस प्रकार से 200 एयरक्राफ्ट कुछ फ्लाई डीप 1500 किलोमीटर की दूरी से लेकर के कंप्लीट एयर डिफेंस ऑफ ईरान टोटली फिनिश, मतलब समाप्त। 200 एयरक्राफ्ट, 100 टारगेट, 300 मिसाइल हिटिंग एट विल। Top leadership of the army of Iran gone. Top scientific brains of Iran gone. Complete nuclear facilities destroyed. उनका एयर डिफेंस फिनिश। मतलब आप समझ सकते हैं ये ईरान ऐसा देश जिसको सब कुछ मालूम है, इतने सालों से लगा हुआ है इजराइल के बरखिलाफ लड़ने में, और ये नौबत। और अब ईरान बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, जैसे हानिया के बाद हुआ, सुलेमानी के बाद हुआ, मॉस्क के ऊपर लाल झंडा लगा करके थी, हम तो बदला लेंगे। क्या बदला लेंगे, कैसे बदला लेंगे? इसके बाद आपने 400 मिसाइल और ड्रोन डालने की कोशिश की इजराइल के ऊपर, क्या हुआ? सारे इंटरसेप्ट। इससे पहले आपने जो पहले प्रोग्रेस 2 और 1 में क्या 900 ड्रोन, नॉट इवन 1 या 2 हिट किए तेल अवीव में, उसके बाद सारे इंटरसेप्ट। जब इतना सब कुछ होने के बाद, और आज सर एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली कि इतना खतरनाक, जबकि पूरी दुनिया को ये इल्म था पहले से, और ट्रम्प जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि दैट प्लेस इज़ वेरी डेंजरस, वो अपने लोगों को वापस बुला रहे थे। इनफैक्ट एक दिन पहले हमारे शो पे तनेजा सर ही थे, उन्हीं के पास में मैं आ रहा हूँ। तनेजा सर ने पहले ही कह दिया था कि देयर इज़ गोइंग टू बी स्ट्राइक्स फ्रॉम इजराइल और ईरान। तो कहने का मतलब ये कि ये बौद्धिक हलकों में बहुत पहले से चर्चा थी, उसके बावजूद इनको बिल्कुल भी एकदम क्रिपल्ड स्थिति में नज़र आया ईरान। ये बड़ी विचित्र स्थिति ईरान की है। तनेजा सर, इससे पहले कि मैं एनर्जी प्राइसेस उस पर आऊँगा, मैं थोड़ा सा आपसे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ कि ये ईरान के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, और जो एंगल जनरल कुलकर्णी लेकर आए हैं कि बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब ऐसी परिस्थिति में रहा ही नहीं ईरान की वो कुछ डिफेंड कर पाए। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद पलटवार भी किया, तो 100 ड्रोन्स मारे, उसमें से भी ज़्यादातर जो है इजराइल ने बर्बाद कर दिए। तो ईरान की स्थिति को कैसे आंक रहे सर आप? तो ईरान का बार बार ये कहना कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का अधिकार ही नहीं है, हक नहीं है उनको, और इजराइल का ये कहना कि ईरान जो है हमारे अस्तित्व को खत्म एक ही तरीके से कर सकता है कि वो आणविक हथियारों का प्रयोग करे। और इजराइल का ये कहना खासतौर से उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कि ईरान जो है वो जो आणविक बम है बस लगभग उसने बना लिया है। उनका कहना बस कल सुबह वो तैयार हो जाएगा और हम कोई खतरा नहीं ले सकते। अब जो कार्रवाई इजराइल ने करी है, जिसको वो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस में उन्होंने करी है, उसमें देखिए उनका टारगेट क्या था। उनका टारगेट था जो ईरान का आणविक नेतृत्व है, जो आणविक हथियार बना रहा है, उसको खत्म करना। और उसमें वो काफी हद तक सफल हो गए हैं, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आप जैसे चलिए कि जैसे शरीर का ऊपर का हिस्सा, सिर को कत्ल करके खत्म कर दे, उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं। दूसरा उनका जो उद्देश्य था वो ये कि वहां की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, उसको मार देना, उसमें भी वो काफी हद तक सफल हुए हैं। तीसरा उनका ये था कि अगर ईरान बदला लेने की कोशिश करता है, जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके माध्यम से वो बदला लेगा, तो उसकी जो जितने भी ठिकाने हैं उनको काफी हद तक ध्वस्त कर देना। अभी थोड़ा ये कहना मुश्किल है, इजराइल बहुत कुछ दावा कर रहा है, वहां का एक अखबार है जेरूसलम पोस्ट, वो भी बहुत सारे दावा कर रहा है वहां से, लेकिन प्रश्न ये है कि कितना इजराइल कामयाब हुआ है, इसके बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कि क्या वो 100% कामयाब हो गया या 40% हुआ है या 35 हुआ है। आमतौर से जो ईरान को ज्यादा उससे गहराई से देख रहे हैं, उनका मानना है कि इजराइल को लगभग 40% सफलता मिली है। खुद इजराइल का कहना है जो उनका मेन आणविक जगह है जहां पे वो एटम बम बना रहे हैं, जो पहाड़ के अंदर है, वो बिना अमेरिकी मदद के वो उसको नहीं तबाह कर सकते क्योंकि वो पहाड़ के अंदर है।
अब उसके लिए जो है एक बॉम्ब होता है, खास बॉम्ब होता है, उसकी उनकी आवश्यकता है। वो बॉम्ब जिसका एक समय में अमेरिका ने अफगानिस्तान में प्रयोग किया था, जो बिल्कुल जो पहाड़ को छेदता हुआ जाता है और अंदर उसको मार देता है। अब लेकिन अब दूसरी बात यह है कि ईरान का बार बार ये कहना हम बदला लेंगे, रिटेलिएट करेंगे। अब यह है कि ईरान में अभी आज की तारीख में कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है कि वो बदला ले पाएगा, कैसे बदला लेगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स कितनी उनकी जो है वो बची हैं। दूसरी बात, उनकी जो लीडरशिप है कितनी जल्दी अपने को इकट्ठा असेंबल कर सकती है और कोई रणनीति बना करके इजराइल के खिलाफ जा सकती है। इजराइल को अपना उनका जो है, जिसको कहा जाता है, उन्होंने एक शील्ड बना रखी है, सब कुछ है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल के साथ कहीं ना कहीं पीछे अमेरिका जैसी देश की ताकत है। इजराइल के इतने सारे विमान और देशों के ऊपर से उड़ करके, जॉर्डन इराक के उड़ उड़ करके, और वो पहुंच गए और जाके उन्होंने हमले करे, और हमले भी इतने प्रिसाइज कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर 6वीं मंजिल पे एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में बेडरूम में तक जाकर के हमला कर देना और खत्म कर देना वहां पे। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, छोटी मोटी तैयारी नहीं, और अकेला इजराइल कर पाएगा, बहुत सारे लोग इस बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब यह है कि अगर ऐसी स्थिति है कि इजराइल के पीछे अमेरिका है और कुल मिलाकर के ईरान की जो कैपेसिटी है वो 40% खत्म हो चुकी है, बदला लेने की कैपेसिटी, और चीन जो है एक सीमा से आगे आगे आ नहीं सकता और कोई देश आ नहीं सकता, तो क्या होगा? क्या ऐसे हालात के अंदर ईरान जो है वो बौखला जाएगा? क्या वो कोई ऐसा कार्रवाई करेगा जिससे उसके लिए परेशानी हो जाए? वो इतना आसान नहीं, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था आज बहुत परेशानी में है, बहुत ज्यादा कर्जे में है, उनका तेल का निर्यात बहुत सीमित है, मात्र जो है वो लगभग 1.8 मिलियन बैरल्स की करीब कर पा रहे हैं, मेनली वो चीन को जा रहा है। चाइना का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट $460 बिलियन का है और लगभग $80 बिलियन हो चुका है। काफी हद तक ईरान जो है चीन की कॉलोनी बन चुका है, जहां तक आर्थिक दृष्टि से देखें। ऐसे हालत में जब आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, कुल मिलाकर के उनका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, जो भी वो पैसा वो लगा रहे हैं आणविक हथियार बनाने में, और उस पर इजराइल ने बिल्कुल हमला बोल दिया है। तो ऐसे में ये कह तो रहे हैं, क्या वो बदला ले पाएंगे? और अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहां जितने भी हार्ड लाइनर्स हैं, अब जो है ईरान के अंदर जितने हार्ड लाइनर्स हैं, जो अब मॉडरेट्स हैं, वो सब हार्ड लाइनर हो जाएंगे, और जो हार्ड लाइनर्स वहां पे हैं वो सुपर हार्ड लाइनर्स हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या वहां के नेतृत्व को खतरा हो जाएगा? अयातुल्ला के नेतृत्व को खतरा हो जाएगा? रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नेतृत्व को खतरा पैदा हो जाएगा? अगर होता है तो क्या ईरान अंदर ही बिजी हो जाएगा आने वाले 6 महीने या 1 साल तक? जो अंदर उसके टर्मोइल होगा, लीडरशिप के अंदर, रैंक एंड फाइल के अंदर, क्या वो होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल उठाए हैं। इनफैक्ट वाकई में देखना पड़ेगा, ईरान के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। बट एम्बेसडर सज्जनहार, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ईरान के अंदर जो इजराइल का एक नेटवर्क है, उसके बड़े चर्चा हैं। क्या ईरान इससे पहले भी बड़े बड़े लीडर्स पर जब हमले हुए हैं ईरान के अंदर, तो कहा गया है कि इजराइल को कोई उतनी दूर से कोई अटैक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको बस वक्त तय करना होता है, और वो अपने स्लीपर सेल्स जो हैं ईरान के अंदर उनको एक्टिवेट कर देता है, एंड देन गेम इज़ ओवर देन। तो ये जो ईरान के अंदर इजराइल का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, उसको ख़त्म करने में ईरान क्यों विफल रहा है? आज के बताया जा रहा है कि ईरान जो ड्रोन्स मार रहा था इजराइल की तरफ, पता चला कि ईरान की धरती के अंदर से ही उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, यहाँ तक की कैपेबिलिटीज़ हैं अंदर तक की। तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, अब कितने हो गए हैं, करीब 46 साल हो गए हैं जब ये इस्लामिक गवर्नमेंट वहाँ पर आई थी। 1979 में आयतुल्ला खोमेनी वहाँ पर आए थे, पेरिस में आए थे। और देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, जो अगर एक प्रकार की सरकार होती है, चाहे वो अपनी जनता की सभी जो ख्वाहिशें हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी कर दे, फिर भी उसके विरुद्ध कोई ना कोई ऑपोजिशन वहाँ पर देश में हो ही जाता है, बन ही जाता है। और ये वाली तो जो सरकार है वहाँ पर, जब पहले इमाम खोमेनी थे, अब आयतुल्ला खमेनी हैं, और जो लीडर्स रहे हैं वो भी बड़े हार्डलाइनर टाइप ही रहे हैं। हालांकि कुछ रहे हैं, चाहे वो रफसंजानी हो, खातमी हो, और अभी जो पेजेश्कियान हैं, ये भी थोड़े मॉडरेट्स हैं, परंतु फिर भी वहां पर बेसिकली जो उनका सुप्रीम काउंसिल है, उसमें बहुत ही जो एक्सट्रीम है, जो हार्डलाइनर्स हैं, उन्हीं का वहां पर बोलबाला चलता है। अगर ऐसे हालात हैं और वहां पर
दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो आम दिनचर्या की चीजें होती हैं वहां पर वो बहुत उनकी बहुत कमी हो गई है, क्योंकि सैंक्शंस हैं। एक तो आप अपना जो ऑयल है उसको ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा वहां पर और जो जगह से चीजें हैं वो वहां से आप ले सकते हैं। परंतु फिर भी इस मौके पर भी उन्होंने जो भी उनके पास पैसा मिला, उन्होंने अपने बड़े सारे प्रॉक्सियों को इतने 40 साल में बाहर उनको पनपाया, उनको बड़ा किया, उनको नरिश किया। चाहे वो हुती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, सीरिया में हो, वो सभी हो। ड्रोन्स भी बड़े अच्छे मैन्युफैक्चर किए। देखिए रूस में जो ड्रोन्स जा रहे हैं वो काफी ईरान से जा रहा है। जो वहां पर यूक्रेन के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहां से ईरान से जा रहा है। तो देखिए उन्होंने इसमें महारत हासिल की है। परंतु जैसे आपने कहा, जो उनके अपने अंदर, अभी हमने देखा था ये मासा अमीन का जो केस हुआ था विमेन्स राइट्स के, उनके विरुद्ध जो आए थे, तो दैट इज अ फ्रेश ग्राउंड, दैट इज अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड। जो बाहर के लोग वहां पर अगर कोई जो उनकी सरकार है उसके विरुद्ध लोगों को अपनी तरफ करना चाहे, स्लीपर सेल्स वगैरह करना चाहे, बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन भी है वहां पर। देखिए मेरा आखिरी मैं जब वहां पर गया था, बिल्कुल कोविड से पहले गया था, पिछले 5 साल में मेरा जाना नहीं हुआ वहां पर, और तब भी मैंने देखा जो काफी वहां पर डिससेटिस्फैक्शन थी। तो इस डिससेटिस्फैक्शन को जरूर जो भी किसी भी एनी स्पाई एजेंसी वर्थ इट्स सॉल्ट, उनको जरूर वो कल्टीवेट करेगी और करने का प्रयास करेगी। और दूसरी चीज है, देखिए दीपक जी, वहां पर इस समय मैं समझता हूं जो पिछले 20, 25, 30 साल में सबसे ज्यादा कमजोर हालत ईरान की आज है। और मेरे विचार से इसीलिए अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी ये निर्णय किया है जो ये बहुत अच्छा समय है, सही समय है, जबकि हमको उसके विरुद्ध करना चाहिए। जैसे बताया गया, उनकी इकोनॉमी तो एकदम बहुत चरमरा रही है। उसके अलावा जो भी उनके जिसके ये प्रॉक्सी थे, जो उनकी भुजाएं थी, हाथ थे, उन सबको काट दिया है। सीरिया में काट दिया है, हिजबुल्लाह को देखिए, हमास को देखिए, हूती में थोड़ा सा अभी भी दम है और वो काम किए जा रहे हैं, परंतु बहुत ही क्षीण अवस्था में है वो। और इसीलिए वो दिखाई दे रहा है। और पिछले साल भी वही दिखाई दिया, और मेरे ख्याल से उसी से इनको और हौसला मिला होगा, इजराइल को और अमेरिका को भी। अमेरिका ने राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ईरान के जो अलाइज एंड प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है, हमस है, हौदी हैं, सीरियन रिजीम में जो ईरान जिसको बैक करता है बशर अल असद, उसके अलावा इराक की जो शिया मिलिशियाज़ हैं, और अगर आप देशों में आ जाएं तो फिर रशिया और चाइना। ऐसा लगता है कि कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि वो ईरान के साथ मिलकर इस हमले का जवाब दे पाए। बट क्योंकि मैं वहाँ पर दर्शकों को बड़ी क्यूरोसिटी होती है, जनरल कुलकर्णी सर हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से मोसाद का इस बार फिर से जो प्रिसिशन है और जो ज़बरदस्त उनका कैपेबिलिटीज़ हैं, उससे एक बार फिर से इजराइल की इंटेलिजेंस के बारे में चर्चे अब शुरू हो चुके हैं सर। तो थोड़ा सा बताइए कि मोसाद कैसे वहाँ पर अपने ग्राउंड वर्क को अंजाम देता है और कैसे इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस दुनिया के सामने घोषणा करके, घोषित रूप से आप 24-48 घंटे पहले से पूरा माहौल बनाते हैं, उसके बाद आप जाते हैं, अपने टारगेट्स को हिट करते हैं एंड देन यू कम बैक। तो ये कैपेबिलिटीज कैसी है इजराइल की इस वक्त सर? दीपक, जस्ट एज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ इजराइल, जब से इजराइल बना है और 1979 तक इजराइल और ईरान के संबंध बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कि ईरान की जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें काफी हिस्सा इजराइल ने लिया। इट इज ओनली आफ्टर 1979 जब खोमेनी आए और अब खामेनी है, और जब उन्होंने ये ठान ली कि हमने यहूदियों का अस्तित्व खत्म करना है और न्यूक्लियर केस में लग गए, उसके बाद इजराइल का साथ रिलेशन खराब हुए। मोसाद जो है लगातार उनके जो कंप्लीट ऑपरेटर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, वो खुद भी हैं, वो ईरान के अंदर हैं। कैसे हो सकता है कि हानिया जो हमास के टॉप लीडर हैं
वहां पे भेज के आके उनके स्वेरिंग इन में जा रहे हैं और उनको वहां पे मार दिया जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सुलेमानी जो है उनको अमेरिका ठोक देता है? तो ये आप समझ सकते हैं कि इतना डीप नेटवर्क है, तो उसके बावजूद भी वही मोसाद को किस प्रकार से हमारे से धोखा दिया 7 अक्टूबर। तो ये सब होता है, लेकिन मोसाद जो है एक इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है बहुत बहुत स्ट्रांग है, वो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जब उन्हें मालूम है कि ईरान के अंदर फॉल्ट लाइन है, ऐसे लोग हैं जो ईरान की आज की स्थिति में जो भी लीडरशिप है उसके बरकरार काम करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जो पहली थे, जिस प्रकार से ईरान जिस मकाम पर जा पहुंचा था, वो अब वो ईरान नहीं है। और जिस प्रकार से उन्हीं के पिताजी ने जो ईरान का नया नाम दिया, वो तो पहले पर्शिया था, उन्होंने ही नाम दिया ईरान। और आज ईरान की स्थिति देख लो क्या है। आप इजराइल का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, वो कहाँ है लायन? तो उनके झंडे के ऊपर है, किसके? ईरान के आर्म फोर्सेस के। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से, क्या कॉन्फिडेंस, और किस वो जानते हैं कि ईरान जो है आज की स्थिति में बहुत कमजोर है। चाहे $400 बिलियन का 20 साल का उनका एग्रीमेंट चाइना के साथ है, $300 बिलियन 20 साल का एग्रीमेंट रूस के साथ है गैस को लेकर के, और इधर चाइना के साथ ऑयल को लेकर के। इसके बावजूद भी ईरान एज जो स्टैंडिंग टुडे, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अब क्यों कि जो ईरान है, कि किस प्रकार से ईरान ने जब न्यूक्लियर अपना शुरू किया प्रोग्राम, क्यों किया? वो जानते थे कि सारे सुन्नी देश जो है मिडिल ईस्ट में, वो तो अमेरिका की गोदी में बैठे हुए हैं। अगर वो अमेरिका की गोदी में बैठे हैं और अगर उन्हें मुसलमानों का नेतृत्व करना है, तो यही एक तरीका है। जिस प्रकार से पाकिस्तान कहता रहा कि वी विल ईट ग्रास और मेक एन इस्लामिक बॉम्ब, तो नेतृत्व की लड़ाई में ईरान ने, अब ईरान को शायद एहसास हुआ होगा या हो रहा होगा कि आई थिंक ईरान हैज ऑलमोस्ट थ्रोन द टाल। अब ईरान में ना विल है, ना कैपेबिलिटी है, ना कैपेसिटी है। नहीं तो इस प्रकार इतने घंटे के बाद भी जो रिएक्शन नहीं हो रहा है ईरान के बाद, और ईरान से बातें कर रहा है, लाल झंडा फहरा रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो इंस्टॉलेशन हिट हुए हैं, चाहे वो न्यूक्लियर है या मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या एयर डिफेंस है या कम्युनिकेशन है, या इतना सारा मुसाद अंदर है कि एंटी ड्रोन ईरान के अंदर से ही है। तो आज की तारीख में मुझे लगता है ईरान खोखला है। और ईरान का जो लीडरशिप है, जो अभी खामेनी साहब जो है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, उनके लिए भी कौन एब्सोल्युटली सर करेगा, कौन आएगा, उसका भी पता नहीं है। बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो एक्सपोज हो गई हैं ईरान की, और जाहिर सी बात है इस वक्त जैसा सर ने बताया कि पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा दम अभी ईरान के भीतर नहीं है, बट वो अपना बचा कुची ताकत इकट्ठा करके कितना पलटवार कर पाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट अब तनेजा सर, अब आपके पास आ रहा हूँ, और 2 सवाल सर अगर आप जोड़ पाएँ मेरे। पहला, एनर्जी प्राइसेस, ऑफ कोर्स सर उसके बारे में आपका क्या फोरकास्ट है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर आप सम अप करने के लिए बता पाएँ कि ये एस्केलेशन कहाँ तक जाएगा। जो स्पेकुलेशंस हो रहे हैं कि साहब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, उसकी कोई पृष्ठभूमि तय हो जाएगी, क्या कुछ ऐसी बात है? आगे क्या देख रहे हैं सर? व्हाट्स योर असेसमेंट? देखिए, पहले ये वर्ल्ड वॉर 3 की थ्योरी पे मैं थोड़ा टिप्पणी करूंगा। ये जो अब देखिए यूरोप में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, सूडान जिसकी चर्चा नहीं होती अफ्रीका में, वहां क्या वो देख रहे हैं, गाजा में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, अब ये इजराइल और ईरान के, अब वो वैसा युद्ध कभी नहीं होगा जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 और 1 2 हुए थे, पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। अब उसकी शक्ल बदल जाएगी और कुल मिलाकर के पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया के चैन बेचैन के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। वो तो हो ही रही है। और ये क्योंकि जिस हिसाब से जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका जिसका नेतृत्व करता था वो खत्म हो रहा है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने में भी 15 से 20 साल लगने हैं। इस दौरान ये 15 साल जो स्थिति रहने वाली है, जो आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं वो ये बढ़ेगी, अगर ये बढ़ने वाली है। दूसरी बात ये मैं कहूंगा, ईरान को ठीक है, ये बात सच है कि वो बहुत कमजोरी अर्थव्यवस्था है, बहुत परेशानी में है, और कुल मिलाकर के इजराइल ने जो किया है, लेकिन ईरान बहुत बड़ा देश है। और ईरान जो है कुल मिलाकर के एक ऐसा देश है जिसकी बहुत सारी चीजें उनकी अपनी है, वो खुद बनाते हैं और करते भी हैं। और कई मामलों में आप मत भूलिए, वो स्पेस में काफी पहले एक जीव को भेज चुके हैं।
तो इसलिए ये कहना कि वहां सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा मैं तो कम से कम मानने को तैयार नहीं हूं। वहां रणनीति उनकी जो है बड़ी इजराइल की बड़ी अच्छी रही। उन्होंने पहले हमास को टारगेट किया, हजबुल्ला को खत्म किया, जहां जहां इनकी वो सारे जो एक तरीके से जगह थी जहां से वो इजराइल के लिए परेशानी पैदा करते थे, उन्होंने उनको काफी हद तक पहले न्यूट्रलाइज तो नहीं किया लेकिन काफी हद तक कमजोर कर दिया। अब सीधा उन्होंने अब ईरान के ऊपर टारगेट लिया है। अब प्रश्न यह है कि क्या ईरान जो है, जो कि एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन है और बहुत प्राउड कंट्री है, वो भारत की तरह है, अब मत भूलिए वो भी आ रहे हैं, है ना, तो वो भी भारत की तरह है। तो ये हम मान के अगर चल रहे हैं कि भाई ईरान अगर खत्म हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, वो हमारे हित में नहीं, हम नहीं चाहेंगे। ईरान जो है वो शिया पावर है, एक काउंटर बैलेंस है जो वहां की सुन्नी पावर है उनके लिए, काफी हद तक टर्की के लिए भी है। तो हमें अपने हित देखने हैं। साथ में ये कि तेल और गैस भंडारों की जहां तक बात करें, रूस के बाद सबसे ज्यादा बड़े भंडार जो हैं गैस के, खासतौर से जो भारत को जिसके, वो ईरान में है। हमने वहां तमाम पेशकश करी हुई है, हमने अब तक जो वहां पेशकश निवेश की करी है, टोटल अमाउंट $20 बिलियन का है। वहां पे आप सब जानते हैं कि चाबहार पोर्ट को लेकर के हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, वहां पे एलएनजी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। लेकिन ईरान के बारे में कहा जाता है इसे डिफिकल्ट कस्टमर, उनसे बिजनेस या डील करना थोड़ा परेशानी और मुश्किल होती है। हालांकि हम उनको हजारों साल से जानते हैं, तब भी होती है। लेकिन दिस पॉइंट सर, तनेजा सर, इस पे थोड़ा सा भारत का स्टैंड बता दीजिए। दोनों दोस्त हैं हमारे, अगर बात आगे बढ़ी तो भारत का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा तो यह है कि हमको अपने राष्ट्र हित को देखना है। हमारी मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री कनाडा जा रहे हैं G7 में, और G7 में जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है MBS, वो भी जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वह सबसे अहम बातचीत जो बायलैटरल होगा G7 में, वो MBS के साथ, जो वहां के क्राउन प्रिंस हमारे प्रधानमंत्री का होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भारत कोशिश करेगा कि सऊदी अरब, जिसके कुल मिलाकर के वहां काफी दबदबा है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स छोटा कंट्री है लेकिन उसका भी प्रभाव डिप्लोमेटिक काफी है, वो ईरान से डील कैसे करें जानते हैं। कहीं ना कहीं भारत की कोशिश, ये जो दो देश हैं जिनका आउटलुक काफी मॉडर्न होता जा रहा है समय के साथ साथ, वो बीच में आए, और कुल मिलाकर के उनके कहीं ना कहीं तार इजराइल से भी जुड़े हुए हैं और अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरह का जैसे ये एस्केलेशन ना हो। देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, अगर और वहां पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ईरान माइन कर देता है, जिसके लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं की जरूरत है, या किसी ऑयल टैंकर पे अटैक कर देता है, या जो ऑयल एंड गैस एसेट्स है अमेरिका की, वो कतार में है, वो इराक में है, पूरे इलाके के अंदर है, उनको टारगेट करता है। और उसके लिए कुछ नहीं, $2000 का सिर्फ एक ड्रोन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई हाईटेक नहीं चाहिए, ऐसा करता है। और तेल की कीमतें जो है वो $100 ऊपर या $120 पे पहुंच जाती है। भारत के लिए तो आर्थिक रूप से बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी, हम तो ऑयल इकोनॉमी है। तो इसलिए दूसरा, हमारे 10 मिलियन भारतीय, लगभग 1 करोड़ भारतीय वहां रहते हैं। अगर कोई जरा सी वॉर होती है और भारतीयों को वहां से वापस आना पड़ता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था, हमको $60-65 बिलियन हर साल वहां से कमाते हैं। तो इसलिए देखिए, भारत, हम प्रधानमंत्री हमारे वहां जा रहे हैं। G7 समिट बहुत अहम समिट है। पहले उनका एजेंडा कुछ और था, लेकिन आप देखेंगे अब सबसे बड़ा एजेंडा जो है, जहां तक भारत का संदर्भ ये रहेगा कि इस बात को एस्केलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एस्केलेट होता है तो सबसे ज्यादा जिन देशों के लिए परेशानी खराब हो जाएगी होगी वो भारत है। तेल की कीमत ऊपर जाएगी, गैस की कीमत ऊपर जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। स्टेट और हॉर्मुज को अगर उन्होंने जो है माइंड कर दिया तो तेल की कीमत $150 पर बैरल भी जा सकती है। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री के विजिट पर यह टॉप ऑफ द एजेंडा होगा, और कहीं ना कहीं इस मसले पर उनकी सबसे अहम बात, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, वो भी G7 में जा रहे हैं, उनसे होगी। इसलिए जो G7 समिट जो है, मकसद उसका कुछ और था, लेकिन अब उसका मकसद भारत के दृष्टिकोण से बदल जाएगा। एब्सोल्युटली, और भारत के दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ें बदलना लाजमी भी है, क्योंकि दोनों भारत के दोस्त कहे जाते हैं। और भारत का जो अभी जो स्टैंड है वो ये है, दोनों को कह रहे हैं कि साहब अब डिप्लोमेटिक तरीके से मामलों को सुलझाइए। बट बहुत अच्छे तरीके से तनीजा सर ने बताया कि भारत का इसमें क्या हित छुपा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एम्बेसडर सज्जनार सर, थैंक यू सो मच सर। जनरल कुलकर्णी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तनेजा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी।